नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। अमेरिका भारत को दुनिया में अपना सामरिक साझेदार बताता फिरता है, मगर जैसे ही तेजस लड़ाकू विमानों के इंजनों की आपूर्ति की बात आती है तो बहाने पर बहाने बनाने लगता है। उधर भारत को बदनाम करने और उस पर टैरिफ ठोकने से बाज नहीं आता। आखिरकार भारत ने इस सुखोई लड़ाकू विमानों को सुपर सुखोई में तब्दील कर रहा है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मोस की रेंज इतनी ज्यादा बढ़ा दे रहा है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाने के लिए हमारे लड़ाकू विमानों को उसकी सीमा में जाना ही नहीं होगा। ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत किया जा रहा है। आखिर क्या है ये आत्मनिर्भर भारत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 22 मिनट में 9 ठिकाने तबाह, जैश के अड्डों पर सटीक वार, पाकिस्तान का एयर डिफेंस हुआ फेल। प्राथमिक लक्ष्य केवल आतंकी ठिकाने थे। दुस्साहस का मिला भारत से जवाब। भारत ने पहले ही कहा है कि पहले तो ऑपरेशन सिर्फ आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थे और उनका लक्ष्य पाकिस्तान की सेना नहीं थी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की, फिर भारत ने भी उनके सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर सटीक हमला करने वाले भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट Su-30 MKI के पायलट ने पाकिस्तानी वायुसेना PF के प्रतिक्रिया समय को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। महज 22 मिनट के इस बेहद संवेदनशील और हाई रिस्क ऑपरेशन के दौरान जहां भारतीय जेट्स दुश्मन की एयर डिफेंस और फाइटर इंटरसेप्शन के सीधे खतरे के बीच काम कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बेहद सुस्त और लाचार नजर आई। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर तबाह कर दिए। पाकिस्तान भले ही सीना ठोकता है कि उसने भारतीय विमानों को मार गिराया, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना वाकई फुर्तीली होती तो सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम अगर वाकई इतने शक्तिशाली होते तो वो भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी सुस्ती और भारत का वॉरफेयर, पाक वायुसेना के सुस्त प्रतिक्रिया दिखी। सभी भारतीय पायलट सुरक्षित लौटे वापस। नेटवर्क्ड वॉरफेयर से मिली बड़ी जीत, दुश्मन के रडार सिस्टम हुए पंगु, भारत का अचूक मिशन हुआ सफल। भारतीय वायुसेना के पायलट का यह खुलासा न सिर्फ पाकिस्तान के डिटेक्शन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की पोल खोलता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे भारत के आधुनिक नेटवर्क्ड वॉरफेयर और सटीक इंटेलिजेंस ने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। भारतीय पायलट का यह आकलन कि पाकिस्तान वायुसेना की प्रतिक्रिया धीमी थी इसलिए अहम है, क्योंकि 7 मई के ऑपरेशन में भारतीय विमानों को लंबी दूरी तक सटीक हमले करने थे, जबकि उन्हें पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के इंटरसेप्शन और जमीन से हवा में मार करने वाले डिफेंस सिस्टम का सामना करने का खतरा भी था। धीमी प्रतिक्रिया से भारतीय स्ट्राइक पैकेज को हथियार इस्तेमाल करने और टारगेट वाले इलाके से सुरक्षित निकालने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया। इससे पहले कि पाकिस्तान कोई असरदार हवाई जवाबी कार्रवाई कर पाता, हमारे सभी हवाबाज सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सबसे पहला ऑपरेशन सिर्फ आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था और उनका लक्ष्य पाकिस्तान की सेना नहीं थी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, फिर भारत ने भी उनके सैन्य ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। इनमें पाकिस्तान स्थित बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना भी शामिल था, जिस पर भारतीय वायुसेना ने सटीक हमला किया था। भारत का बहावलपुर मिशन क्यों बेहद अहम था, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। Su-30 MKI की ताकत और ECM जैमिंग, सुखोई ने दिखाया अपना असली पराक्रम। भारी ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम, अत्याधुनिक जैमिंग तकनीक ने दिया धोखा। पाक कमांड सेंटर हुआ पूरी तरह ठप, सुखोई की स्पीड से मिली सफलता। 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों के खिलाफ ड्रोन, मिसाइल और अन्य स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि भारत ने भी पाकिस्तानी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले किए। आखिरकार
10 मई को सैन्य कार्रवाई रुकने के साथ ये टकराव खत्म हुआ। बहावलपुर मिशन इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि इसने आईएफ की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को दिखाया, जिससे पाकिस्तानी इलाके में अंदर तक जाकर ऑपरेशन किया जा सकता है। SU-30 MKI ने इस मिशन के लिए जरूरी रेंज, पेलोड और सेंसर क्षमता दी, जबकि भारत के एयरबोर्न और जमीन आधारित इंटेलिजेंस और सर्विलांस नेटवर्क ने ऑपरेशन में मदद की। असल में जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा था कि पाकिस्तान वायुसेना को राफेल से ज्यादा SU-30 MKI लड़ाकू विमानों से खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विमान काफी भारी हथियार ले जा सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल लेकर राफेल उड़ान नहीं भर सकता, जबकि SU-30 MKI ब्रह्मोस से हमला करने में सक्षम है। SU-30 MKI के पास अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर ECM और जैमिंग क्षमताएं हैं। इससे दुश्मन के ग्राउंड बेस्ड रडार और डिटेक्शन सिस्टम में भ्रम या देरी पैदा हुई होगी, जिससे पीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समय पर सही रिस्पांस ऑर्डर जारी नहीं कर सके। SU-30 MKI रूसी विमान है और रूसी विमान की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। इसकी हाई स्पीड और पेलोड क्षमता ने 22 मिनट की छोटी स्ट्राइक विंडो का पूरा फायदा उठाया। जेट्स ने तेजी से लक्ष्य पर हथियार दागे और पीएफ के फाइटर जेट्स के हवा में स्क्रैम्बल होने से पहले ही क्षेत्र से सुरक्षित वापसी कर ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे रफ्तार मिल रही है, इसे आइए इससे भी समझने की कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। छठी स्वदेशीकरण सूची और आत्मनिर्भरता। 405 रक्षा सामानों की सूची जारी। 3070 करोड़ के उपकरण स्वदेशी होंगे। फाइटर जेट्स के पुर्जे बनेंगे भारत में। आयात पर निर्भरता होगी पूरी खत्म। तट रक्षक बल और PSU करेंगे काम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता घटाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं की छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी कर दी है। इन वस्तुओं का अनुमानित कारोबारी मूल्य करीब 3070 करोड़ रुपए है। इस सूची के लागू होने के बाद इन रक्षा वस्तुओं का विकास और उत्पादन देश के भीतर ही करने पर जोर होगा, जिससे आने वाले समय में इनके आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी। यानी हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, बख्तरबंद, प्लेटफॉर्म, मिसाइल और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक जैसे अहम क्षेत्रों में भारत अपनी घरेलू क्षमता को और मजबूत करेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नई सूची में 16 वस्तुएं भारतीय तटरक्षक बल और 389 वस्तुएं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों DPSU से संबंधित हैं। सूची में हथियार प्रणालियों और रक्षा प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे, उप प्रणालियां, उप असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, घटक और कच्चा माल शामिल है। इस स्वदेशीकरण अभियान का असर भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इस्तेमाल होने वाले कई अहम प्लेटफॉर्म पर भी पड़ेगा। सूची में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और AL-31 FP इंजन से जुड़े उत्पाद भी शामिल हैं। वहीं बख्तरबंद प्लेटफॉर्म के लिए T-72, T-90 और BMP-2 से जुड़े महत्वपूर्ण उपकरण की सूची में रखे गए हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों से जुड़े सामानों को भी स्वदेशी तौर पर बनाने का फैसला किया है। इनमें कॉन्कर्स M इनवार और MRSM से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी कई अहम सामानों का स्वदेशीकरण किया जाएगा। इनमें रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट संचार प्रणाली शामिल है। हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण भी इस सूची का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारतीय रक्षा उद्योग को कैसे पंख लगाए हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। MSME सेक्टर को बढ़ावा और बचत, भारतीय उद्योग को मिलेंगे नए मौके। सृजन पोर्टल पर 33,000 सामान शामिल। 15,700 सामानों का स्वदेशीकरण हुआ पूरा। 9,000 करोड़ रुपए के आयात बचे। घरेलू कंपनियों को मिले बड़े ऑर्डर। सरकार के इस कदम से
भारतीय रक्षा उद्योग को बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। सूची में शामिल प्रत्येक वस्तु के स्वदेशीकरण के लिए एक संकेतात्मक समय सीमा भी तय की गई है। स्वदेशी विकास सफल होने के बाद इन उत्पादों की खरीद भारतीय उद्योग से ही की जाएगी। रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारतीय तटरक्षक बल अलग अलग तरीकों से इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण करेंगे। इसमें निर्माण प्रक्रिया और आंतरिक विकास शामिल है। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय उद्योग, खासकर एमएसएमई और स्टार्टअप की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि रक्षा उत्पादन विभाग ने अगस्त 2020 में सृजन रक्षा पोर्टल शुरू किया था। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आयात किए जाने वाले सामानों को भारतीय उद्योग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित और बनाने का अवसर देना है। जून 2026 तक रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सेवा मुख्यालयों ने इस पोर्टल के माध्यम से 33,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण के लिए उद्योग के सामने रखा है। इनमें पहली 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों में शामिल 5,012 वस्तुएं भी हैं। सरकार के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 15,700 से अधिक रक्षा वस्तुओं का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया जा चुका है। इससे करीब 9,000 करोड़ रुपए के आयात का विकल्प देश में ही तैयार हुआ है। इसके अलावा मार्च 2026 तक रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने घरेलू विक्रेताओं को करीब 10,000 करोड़ रुपए के खरीद आदेश भी दिए हैं। इसमें आंतरिक उत्पादन के आदेश भी शामिल हैं। अब ये छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए कारोबार के अवसर पैदा होंगे। रक्षा उत्पादन में निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही घरेलू रक्षा उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। अमेरिका की नीतियों के चलते भारतीय लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत को अपना महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार बता रहे हो, मगर विकसित भारत उनकी आंखों में किस कदर चुभता है, इसको ऐसे समझिए कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने F404 जेट इंजनों की आपूर्ति में अनावश्यक देरी का भारतीय विमान उत्पादन को कैसे भारी नुकसान पहुंचाया और फिर भारत ने इसका क्या तोड़ निकाला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समय सीमा और आत्मनिर्भर भारत। तय समय सीमा में होगा भारत निर्माण। मेक इन इंडिया से निजी कंपनियां जुड़ेंगी। रक्षा आपूर्ति श्रृंखला होगी बहुत मजबूत। विदेशी सामानों की मजबूरी होगी खत्म। देश में नए रोजगार अवसर बनेंगे। आपको बता दें कि इन 405 सामानों को भारत में बनाने के लिए हर सामान की एक तय समय सीमा होगी। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियां और भारतीय तटरक्षक बल इन सामानों को अलग अलग तरीकों से देश में तैयार करेंगे। इस काम में निजी कंपनियों के साथ एमएसएमई और स्टार्टअप भी हिस्सा ले सकेंगे। इससे देश की छोटी और मझोली कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में काम और कारोबार के नए मौके मिल सकते हैं। सरकार ने अगस्त 2020 में सृजन डिफेंस पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल के जरिए उन रक्षा सामानों की जानकारी उद्योगों को दी जाती है जिन्हें भारत में बनाया जा सकता है। जून 2026 तक इस पोर्टल के जरिए 33,000 से ज्यादा रक्षा सामानों को भारत में बनाने के लिए उद्योगों के सामने रखा जा चुका है। सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में 15,700 से ज्यादा रक्षा सामान भारत में बनना शुरू हो चुके हैं। इसमें करीब 9,000 करोड़ रुपए के आयात की जगह देश में बने सामान का इस्तेमाल हुआ है। वहीं मार्च 2026 तक रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों ने घरेलू कंपनियों को करीब 10,000 करोड़ रुपए के खरीद ऑर्डर दिए हैं। कावेरी 2.0 जेट इंजन प्रोजेक्ट GE F404 का स्वदेशी विकल्प तैयार। DRDO का कावेरी 2.0 प्रोजेक्ट चालू। तेजस जेट को मिलेगी नई ताकत। 90 से 100 किलो न्यूटन थ्रस्ट। आधुनिक तकनीक से घटाया जाएगा वजन। भारत को अब अमेरिका GE F404 इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से चर्चा में रहे कावेरी जेट इंजन को पूरी तरह नया रूप देकर कावेरी 2.0 विकसित किया जा रहा है। DRDO इस मुख्य मकसद तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी GE F404 इंजनों की जगह लेना है। सप्लाई चेन में देरी की वजह से तेजस से MK1A के उत्पादन में बाधा आ रही है, इसलिए ये स्वदेशी प्रयास और भी जरूरी हो गया है। कावेरी इंजन की मूल परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन थ्रस्ट और वजन संबंधी समस्याओं के कारण इसे तेजस से अलग कर दिया गया था। अब GTRE ने इसे पूरी तरह से नया कोड डिजाइन करके फिर से बनाया है। नया कावेरी 2.0 बिना आफ्टर बर्नर के
55 से 60 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 90 से 100 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट देने का लक्ष्य रखता है। यानी इससे फाइटर जेट को तेज उड़ान की ताकत मिलेगी। ये क्षमता मौजूदा GE F404 इंजनों के बराबर या उससे बेहतर है, जो वर्तमान में तेजस Mk1A को ताकत दे रहे हैं। इंजन वजन में कमी और FADEC इंजन का वजन 1100 किलोग्राम होगा। FADEC तकनीक से होगा बेहतर कंट्रोल। 2030 तक तेजस में होगा फिट। फ्रांस के साथ दूसरा इंजन प्रोजेक्ट। भारत की दोहरी रणनीति हुई सफल। मूल कावेरी का वजन लगभग 1235 किलोग्राम था, जिसे अब 1100 किलोग्राम से कम करने का लक्ष्य है। भविष्य में इसे और घटाकर 1000 किलोग्राम के करीब लाने की योजना है। इसके लिए एडिटिव, मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट सामग्रियों का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो इंजन को डिजिटल तरीके से नियंत्रित करेगा। ऐसे में कावेरी 2.0 को मिड लाइफ अपग्रेड के रूप में 2030 के दशक में तेजस बेड़े में फिट करने की योजना है। जब मौजूदा इंजन अपने ओवरऑल साइकिल में पहुंचेंगे, तब स्वदेशी इंजन लगाने से विदेशी निर्भरता कम होगी और आपूर्ति संबंधी जोखिम समाप्त होंगे। इससे भारत दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ मौजूदा जरूरतों को पूरा करना और दूसरी तरफ भविष्य के एडवांस विमानों के लिए तकनीक विकसित करना। कावेरी जेट इंजन की ताकत कितनी है, आइए लगे हाथों इसे भी समझ लेते हैं। घातक UCAV और कावेरी ड्राई। घातक ड्रोन को मिलेगी नई शक्ति। ड्राई इंजन से होगी ईंधन बचत। रडार की पकड़ से बचेगा ड्रोन। संशोधित तेजस पर होंगे टेस्ट ट्रायल। जेट इंजन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। कावेरी का ड्राई वर्जन यानी बिना आफ्टर बर्नर वाला संस्करण घातक है। UCAV के लिए भी उपयोगी है। ये मानव रहित लड़ाकू ड्रोन उच्च ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्राई इंजन ईंधन की बचत करता है, स्टेल्थ विशेषताओं को बनाए रखने में मदद करता है। इसमें ग्राउंड टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स और बाद में फ्लाइंग टेस्ट बेड पर उड़ान परीक्षण शामिल है। एक संशोधित तेजस विमान को टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि मूल तेजस डिजाइन कावेरी के आयामों को ध्यान में रखकर बना था, इसकी प्रगति उत्साहजनक है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। युद्ध अकेले लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। भीषण हमले करने के लिए घातक मिसाइलें होना भी बेहद जरूरी है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार किया जाता है। भारत इसकी रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कितनी घातक होगी नई ब्रह्मोस मिसाइल, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती रेंज। ब्रह्मोस की ताकत से दुनिया हैरान। 800 से 900 किलोमीटर रेंज हासिल। 1500 किलोमीटर रेंज पर काम जारी। भारत से ब्रह्मोस खरीदने की होड़। दुश्मन देशों में छाई बड़ी दहशत। ब्रह्मोस मिसाइल की खयाती से पूरी दुनिया अवगत हो चुकी है। अचूक निशाने के साथ किए गए हमले से दुश्मन के साथ ही दोस्त भी हतप्रभ है। ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई देश इस अल्ट्रा मॉडर्न क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए कतार में लगे हुए हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत के बढ़ते रसूख से चीन, पाकिस्तान और तुर्की सरीखे देश बुरी तरह से घबराए हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण चीन सागर के साथ ही भूमध्य सागर की दहलीज पर भी पहुंचने वाली है। ऐसे में चीन और तुर्की जैसे देशों का होश उड़ना स्वाभाविक है। 1500 किलोमीटर रेंज की चुनौतियां। सामान आकार में ज्यादा ईंधन चुनौती। कंपोजिट मटेरियल से घटेगा कुल वजन। लिक्विड रैमजेट इंजन में होगा सुधार। स्वदेशी बूस्टर से मिलेगी तेज रफ्तार। मिसाइल तकनीक में भारत होगा आगे। भारत के 2016 में MTCR में शामिल होने के बाद स्थिति बदली। इसके बाद ब्रह्मोस के अलग अलग संस्करणों की रेंज लगातार बढ़ाई गई। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार लगातार ट्रायल्स के जरिए इसकी क्षमता करीब 450 और फिर 500 किलोमीटर तक पहुंची, जबकि हाल के डेवलपमेंट ने इसे लगभग 800 से 900 किलोमीटर की श्रेणी में पहुंचाने की दिशा दिखाई है। अब 1500 किलोमीटर की क्षमता हासिल करना अगली बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लंबी दूरी के लिए मिसाइल का आकार बहुत अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
ब्रह्मोस को भारतीय नौसेना के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, कोस्टल लॉन्चर और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान से इस्तेमाल किया जाना है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल के 700 से 900 किलोमीटर वाली वेरिएंट का ट्रायल हो चुका है, मगर 1500 किलोमीटर वाले वेरिएंट की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या है, लगे हाथों इसे भी एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। भारतीय रक्षा उत्पादों ने समय समय पर अपनी विश्वसनीयता साबित की है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को नेस्तनाबूद किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। सुखोई और राफेल के साथ दूसरे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी रक्षा तंत्र को जिस तरह से अपाहिज किया और आतंकी ठिकानों पर कहर बरपाया, उसका खौफ आज भी पाकिस्तानी सेनाओं के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। और यही दुनिया के रक्षा खरीदारों का विश्वास भारतीय रक्षा उत्पादों पर मजबूत करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को दुनिया के रक्षा बाजार में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।